बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची के इलाके एहसानाबाद सेक्टर 1 और अतराफ के इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे उड़ाने में मसरूफ। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का इलाके का दौरा। वजीर बल्दियात सईद गनी पर तनकीद। बोले वजीर बल्दियात को चाहिए हाजिरियों के बजाय लोगों की तकलीफ देखें। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में घरों और कारोबारी जगहों से तजावुजात हटाने का अमल फिलहाल रोक दिया। कल सुबह तक मेयर कराची, विफाकी और सूबाई हुकूमत से प्लान तलब। दूसरी जानिब कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पहले मरहले में जिला वस्ती में 7 किलोमीटर से जायद का ट्रैक वागुजार कराया जाएगा। लियाकताबाद में रेलवे अराजी पर कायम फर्नीचर मार्केट मिसमार। ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात पर लगी पाबंदी खत्म कर दी, जिसके बाद अब कराची में 6 से जायद मंजिलों पर मुश्तमिल इमारतें भी तामीर की जा सकती हैं। अदालत ने शहर में कानून के मुताबिक तामीरात जारी रखने का हुक्म भी सादिर फरमा दिया। कराची कस्टम अफसरान के लिए भत्ता तलब करने वालों में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिश्वत वसूल करने वालों की तफसीलात मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। नैब की तहकीकात से बचने के लिए करप्शन ज़दा कस्टम अफसरान के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। इन स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो आज एक बड़ा फैसला दिया गया। 2 साल से कराची में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीरात पर पाबंदी लगी हुई थी, जिसकी वजह से कई हज़ार लोगों का रोज़गार मुतासर हो रहा था। इसके अलावा ये जो एक कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स की जो एक इंडस्ट्री है ये मुतासर हो रही थी। बल्कि अगर ये बात की जाए कि सिर्फ कसीरुल मंजिला इमारत ही नहीं बल्कि 6 मंजिला इमारत बनाने में भी दुश्वारियों का सामना था, जिसके हवाले से हमने आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसकी जानिब से एहतजाज भी देखा, धरना भी देखा। यानी ये हो गया था कि अब कराची में 6 मंजिला इमारत बनाने के लिए NOC तक जारी नहीं किए जा रहे थे। और शायद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की ये कोशिशें रंग लाईं और इस फैसले पर नजरसानी करते हुए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये फैसला दिया गया कि कराची में तामीरात पर आयद ये पाबंदी अब उठा ली गई है, लेकिन इन तामीरात को कानून के मुताबिक करना है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद जनाब हसन बख्शी साहब। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हसन बख्शी साहब, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी जो कोशिशें थीं, जो एफ़र्ट्स थीं, वो रंग लाईं और शायद एक जो चीज़ देखी गई कि ये जो इंडस्ट्री है ये फ्लरिश नहीं कर रही थी। और सिर्फ ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं थी बल्कि इससे वाबस्ता जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, हर लेवल का आप देखें जब एक इमारत तामीर होती है तो इसमें हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर काम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद इन लोगों की दुआओं का भी असर रहा। हम ये भी बताते चलें कि आज आबाद ने इज़हार तशक्कुर के तौर पे एक यौम तशक्कुर मनाया है और ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें कुरान ख़ानी, इसके अलावा क़िरात, नात, ये तमाम सिलसिला चलता रहा है। तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके कि ये पाबंदी अब कराची से हटा ली गई है और कराची में अब हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना आसान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिसने हमें इस मुश्किल से निकाला, और उसके बाद मैं अपने तमाम मेम्बरान को, अलाइड इंडस्ट्री को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उन सब का, और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जब तक मिल के एफ़र्ट्स नहीं होते, यूनाइटेड एफ़र्ट्स नहीं होते, तो शायद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुँचा सकते। जहाँ मैंने प्राइवेट सेक्टर का शुक्रिया अदा किया, ये मेरी गलती होगी, कोताही होगी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, मैं सिंध की गवर्नमेंट का और चीफ जस्टिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने रियलाइज़ किया कि ये इंडस्ट्री एक मदर इंडस्ट्री है और इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं
देखिए शिप ब्रेकिंग में 70% जो प्लेट निकलती है साइड्स की वो सरिये के लिए इस्तेमाल होती है और बाकी रीरोलेबल स्क्रैप निकलता है जिससे बुलेट बन के और फिर सरिया बनता है। वो इंडस्ट्री वर्ज ऑफ क्लोजर पे थी। स्टील री रोलिंग मिल सिंध बलूचिस्तान की बंद हो चुकी थी, मेल्टिंग यूनिट्स बंद होने जा रहे थे, कंक्रीट मिक्स यूनिट बंद होने जा रही थी, ब्लॉक मेकिंग फैक्ट्रीज बंद होने जा रही थी। पढ़े लिखे तबके की बात करता हूँ, इंजीनियर्स आर्किटेक्ट के ऑफिस जो 50-50, 100-100 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं वो अपने लोगों को आहिस्ते आहिस्ते कम करते जा रहे थे, यानी वो भी जॉब्स ख़त्म होती जा रही थी। जो लड़के ग्रेजुएट और लड़कियां इस साल आर्किटेक्ट इंजीनियर बने हैं वो एक किस्म के मेंटल डिप्रेशन में थे कि कहाँ हम वो खपाए जाएंगे, सिविल इंजीनियर्स हों, आर्किटेक्ट हों। अच्छा सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देखिए सर, 2 साल से जो पाबंदी लगी हुई थी उसमें कम से कम 6 मंजिला इमारतें बनाई जा सकती थी, लेकिन जिस मौक़िफ़ पे, जिस पॉइंट पे आपने एहतजाज किया वो ये था कि एनओसीज़ जारी नहीं किए जा रहे थे। वो एनओसी की शर्त अब भी कायम है, कानून के मुताबिक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है या SBCA है, ये अब ताउन करेगी सर आपके साथ? ये जो एनओसीज़ जारी करने का सिलसिला जो बंद किया हुआ था, आप क्या समझते हैं, क्या हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए ये एनओसी आसानी से जारी किए जा सकेंगे? देखिए मुझे उम्मीद ये है कि ये एनओसी बिल्कुल जारी होंगे और उसके साथ उम्मीद के साथ यकीन ये है, हमें अब अपने बाजू पे यकीन आ गया है। अगर हमने आज यौम तशक्कुर जो बनाया, 3 फैसले बहुत बड़े किए जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं समझता हूँ ना सिर्फ आप, पूरा पाकिस्तान खुश होगा। हमने पहला फैसला ये किया कि आबाद यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर इंडस्ट्री कोशिश करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स पेइंग इंडस्ट्री बनेगी। आज तक हम पे ये इल्ज़ाम था कि हम टैक्स चुराते हैं या सही नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हम इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी टैक्स पेइंग इंडस्ट्री बन के दिखाएंगे। ये हमारी सिर्फ मदद करें, फेवर नहीं चाहिए, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके। दूसरा हमने कहा कि इस इंडस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली जिसका काम घर देना है, आबादियाँ आबाद करना है, इसको माफिया कहा जाता है। तो हमने आज ये भी तय किया है कि हम ना करप्शन करने देंगे, ना करप्ट सर्कल में जाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, लोगों को उनकी चीज़ें डिलीवर हो और इसके लिए हमें जिस एक्सटेंट तक जाना हो ज़रूर जाएंगे। और तीसरा हमने एक रिक्वेस्ट की है सिंध गवर्नमेंट ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM साहब का और मिनिस्टर साहब का। हमने कहा ऑनलाइन फास्ट ट्रैक 1 विंडो अप्रूवल, जहाँ ह्यूमन कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए और जहाँ पर ये मैं ऑनलाइन सबमिट करूँ, गलती है तो वो ऑनलाइन लिखें, फिर ऑनलाइन सबमिट करके अप्रूवल, जैसे दुनिया के महज़िब मुल्क में होता है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इदारे हैं, आप SECP की बात करें और दूसरे इदारों की बात करें, तो SECP में या ऐसे इदारों में इन्हीं ह्यूमन कॉन्टैक्ट ख़त्म करके ही करप्शन को ख़त्म किया गया है। बिल्कुल सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप बात कर रहे हैं कि आप टैक्सेस जमा कराएंगे और वफाकी हुकूमत से आप कहेंगे कि आपके साथ चले। बात तो सर सिंध हुकूमत की है ना। देखिए सर, वफाकी हुकूमत तो वैसे भी आपको सपोर्ट करती रही है, लेकिन जो बल्दियाती इदारे हैं, ख़ास तौर पे KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, या अगर हम दूसरे इदारों की बात करते हैं जिनकी तरफ से आपको परेशानी का सामना है, वो तो सिंध हुकूमत के अंडर में है सर। और वो तो पहले भी, यानी इन 2 सालों में जो आप परेशानियाँ फेस करते रहें, सिंध हुकूमत के साथ कोई ऐसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वज़ीर बल्दियात या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब आपको फैसिलिटेट करें, या आपकी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को एसोसिएट करें, या तमाम बिल्डर्स को यानी एक फैसिलिटेट किया जा सके ताकि कराची में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है वो दोबारा से फ्लरिश कर सके? देखिए, आपने जैसा कहा कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट का महकमा है, 6 महीने NOC नहीं दी, हम समझते हैं, बट हम समझते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। गलती हो गई, आज से लाइन ड्रॉ करते हैं। आज MD वाटर बोर्ड साहब हमें, उन्होंने खुद यकीन दिलाया है कि नेक्स्ट 2-3 दिन में आपकी तमाम NOC, एक बहुत अच्छी बात है, विदाउट इवन अ रुपी बीइंग पेड अंडर द टेबल। उसमें 6 महीने कहीं यही तय करने में तो नहीं लग गए कि जो SOP वो कह रहे थे बनाने के लिए, तो कहीं वो नेगोशिएशन करके ये तो नहीं तय किया जा रहा था कि एक NOC पे कितने पैसे लिए जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो NOC में मसला था, जो हमें बज़ाहिर बताया गया जी, MD वाटर बोर्ड की तरफ से भी और मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि हानी मुस्लिम साहब ने रोका हुआ है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। मैंने हमेशा ये कहा कि जुडिशरी ऑर्डर लिख के करती है, फ़ोन पे नहीं करती।
और इसीलिए हमने हानी साहब को एप्लीकेशन दी। जहाँ हानी साहब के पास गए और हानी साहब ने हमें 1.25 घंटा दिया, हमारी बात सुनी और हमने उनको कहा सर हम ऐसी पोजीशन में हैं, पजल में हैं, यहाँ आपका नाम होता है, हर जगह हम जाते हैं, आपके नाम के बीच में हमें खिला जा रहा है। तो मैंने कहा सर अगर आपका ऑर्डर है तो लिख के दे दें कि नहीं देनी चाहिए, हम बंद कर देंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। और अगर आप समझते हैं ये ऐसा ऑर्डर नहीं तो आप लिख के दे दें कि आपने नहीं रोका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हानी साहब ने भी लिख के ऑर्डर पास किया कि मैंने नहीं रोका है, वाटर बोर्ड अपने कानून के हिसाब से ये पास कर सकती है, आपको एनओसी दे सकती है। सर रिटायर्ड जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब जो हैं अब कुछ उकताहट का शिकार लगते हैं, यानी कुछ मायूसी के शिकार लगते हैं। वाटर कमीशन पे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे शायद उस तरीके से नहीं आए। अभी भी हिदायत ये की गई हैं कि उनका जो एक मुकर्रर पीरियड है उस वक्त तक उनको काम करना है। देखिए उकतावट, थकावट का शिकार, मायूसी का शिकार है सर कि जो स्टेप्स लेने चाहिए या जो स्टेप्स लिए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। सर बल्दियाती इदारे जो सिंध हुकूमत के अंडर में काम कर रहे हैं वो नुमाइशी तौर पे कार्रवाइयाँ करते तो ज़रूर हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर बात की जाए या प्रैक्टिकल लेवल पे बात की जाए तो उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती जिस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। एक शख्स जो कि वाटर कमीशन का इंचार्ज है सर वो कितनी दफ़ा लोगों को परसू कर सकता है, कितना लोगों को मोटिवेट कर सकता है? सर मैं आपकी बात मानता हूँ, सिंध गवर्नमेंट के इदारों का फेलियर है, इसमें दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ ख्वाब उसमें गफलत में सिंध गवर्नमेंट भी सोई हुई थी, बट हानी साहब ने बहुत अच्छे एफर्ट किए। बट देखिए एक बात हमें मानना पड़ेगा, इमरान खान का प्राइम एज एन क्रिकेटर जब था जब उसकी उम्र 40 साल से कम थी। हर चीज़ की एक रिटायरमेंट की एज होती है। जो आपने कहा ना थकावट है, वो मायूसी है, मायूसी। अमीर हानी मुस्लिम साहब देखिए ये यूथ पॉपुलेशन की ये पाकिस्तान है ना, मैं हानी साहब को सलाम भी पेश करता हूँ, बट हमें ये एज का फैक्टर भी गिनना पड़ेगा। देखिए ये कुदरती निज़ाम है, आज जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो शायद 15 साल बाद ना रहे। मैं जल्दी थक जाऊंगा, जल्दी एजिटेट करूंगा, जल्दी मैं रिएक्ट करूंगा। तो मैं समझता हूँ पर हानी साहब ने भरपूर काम किया, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं एक बात आपको आपके तरफ से और बता दूं, देखिए अगरचे हम इलीगल होते हैं, हम माफिया होते हैं, तो हम रोड पे नहीं बैठते, हम ये 18 महीने में अपना काम कर रहे होते, इलीगल बिल्डिंगें बना रहे होते। चूंकि हम रोड पे बैठे, हम 1 साल 1.5 साल 2 साल कोर्टों के धक्के खाए, हम एक बिल्डिंग स्टार्ट नहीं कर सके। इसका मकसद आबाद के मेंबर वो हैं जो लीगल काम करते हैं। ये आज फ़र्क समझ लें, इलीगल लोगों का काम तो 18 महीने भी चल रहा था, वो सड़क पे नहीं बैठे, वो रास्ते में नहीं आए, वो अपने प्रोजेक्ट तो बना ही रहे थे। ये हमारा सेक्टर, मैं हमेशा कहता हूँ, वो फॉर्मल सेक्टर है जिसकी पाकिस्तान को तलाश है। वो एसएमई है जो पाकिस्तान को बोलते माशी इस्तेकाम दे सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। सर देखिए अब हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं, ठीक है सर। आबाद इस वक्त एक मुश्किल दौर का सामना करके गुजरी है सर। अब अगर आपके ही मेंबर्स में से अगर कोई इस प्रिंसिपल को तोड़ता है, मसलन टैक्स चोरी के तौर पे या करप्शन करके कोई एनओसी जल्दी लेने के तौर पे, तो सर उसमें फिर आबाद उन मेंबर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, टैक्स चोरी हम नहीं करते, पर जो सिस्टम है ना उसमें हमें अंडर द टेबल इतने पैसे देने पड़ते हैं कि वो जो हम टैक्स में भरना चाहिए वो नहीं भर पाते। अच्छा बख्शी साहब, इस पे हम आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से फैसला दिया गया जिसमें कराची में कसीर मंजिला इमारत की तामीरात पर आयद पाबंदी उठा ली गई। अब कराची में 6 मंजिला से ज़्यादा इमारत आराम से तामीर की जा सकेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल मैंने इनसे सवाल ये किया था कि अगर इनके अपने मेंबर्स में से कोई मेंबर ये जो आज इन्होंने उसूल, मज़ीद नए उसूल बनाए हैं और ये कहा गया है कि हम टैक्सेस पूरी तौर पे और भरपूर अंदाज में अदा करेंगे, इसके अलावा हम कोई वायलेशन नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की करप्शन में नहीं पड़ेंगे, तो ये जो चीज़ें कही गई हैं, अगर इनके अपने मेंबर्स में से कोई इन उसूलों को तोड़ता है और फिर वो सोचता है कि शायद अंडर द टेबल कोई डील करके बिल्डिंग के लिए एनओसी जल्दी ली जा सकती है या ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ऐसे मेंबर्स के खिलाफ आबाद क्या कार्रवाई करेगी? देखिए पहले ये हम सबको समझना पड़ेगा, ये एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान है जी, ये एसोसिएशन ऑफ एंजल्स नहीं है। हमारे पास फरिश्ते नहीं हैं, अच्छे बुरे हम लोगों में भी हैं। पर देखिए आज हमने ये वाटर बोर्ड की एनओसी से एक सबक सीखा
कि बग़ैर पैसे दिए भी इस मुल्क में काम हो सकता है। मैं अभी एक मीटिंग कर रहा था आबाद में, वहाँ पर मेरे मेंबर ने कहा कि 2 दिन में मिल जाएगी। मैंने बोला देखो हमें लड़ना होगा, हमें इंश्योर कराना होगा कि हमें हमारा जायज़ हक फ़ीस दे के मिले, अंडर द टेबल नहीं। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखें ये सालों की रिवायत ऐसे नहीं ख़त्म होगी, इसमें हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको हमारे को सपोर्ट करना पड़ेगा, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को ये बात पॉइंट आउट करनी पड़ेगी। और मैं आपके चैनल पे वादा करता हूँ आके बोलूँगा जो पैसे मांग रहा है मैं नाम लूँगा, उसको भी बिठाएं। लेटेस्ट क्रिएट। बख्शी साहब एक बात है, जो क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि पाबंदी 2 साल से लगी हुई थी, लेकिन आपके अभी शॉर्ट टेन्योर है, बिल्कुल जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर टेन्योर एज चेयरमैन आबाद। लेकिन सर शुरू में जिस तरह से इस मसले को उठाया गया, जिस तरह इसको एक पब्लिक इशू बनाया गया, लोगों को रियलाइज़ कराया गया कि ये वाकई पब्लिक इशू है, मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही है। सिर्फ एक इंडस्ट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात नहीं थी सर, इससे एफिलिएटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह आपने कहा कि एक घर बनता है उसमें कोई 150-200 के करीब ऐसी पैराफर्नेलिया इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो काम कर रही होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो ख़त्म हो रही थी। लेकिन सर ये क्रेडिट आपको जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे पहले 2 साल तक जो खामोशी छाई रही, तो उस खामोशी को आपने ब्रेक किया। देखिए आप मेरे दोस्त हैं, आपकी मेहरबानी, बट मैं ये समझता हूँ कि मेरा इसमें उतना ही शेयर है जितना मेरे बाकी ऑफिस बेयरर्स का, जितना मेरे बाकी मेंबर्स का, जितने मेरे अलाइड इंडस्ट्री का, जितना आपका, जितना हर उस पाकिस्तानी का जो अपना मकान बनाना चाहता है, जितना उस मजदूर का जो मेरी साइट पे 800 रुपये में काम कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट्स एंड वी सल्यूट यू। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, वी सल्यूट ईच एंड एवरी पर्सन जिसने हमें इसमें सपोर्ट किया। अच्छा सर, अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते हैं हम। देखिए सर, बात ये होती है कि हर इंसान चाहता है कि उसका घर जो है ना वो मियारी कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ हो। एडवर्टाइजिंग तो हम बहुत अच्छी देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, रिलीज़ होते हैं, एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी होती है, मॉडल फ्लैट बहुत अच्छा बना हुआ होता है। जब ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और असल काम शुरू होता है तो वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एक तो वो चेक एंड बैलेंस है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से होता है, लेकिन सर इसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पे सर कराची में किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये सारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें, नाज़रीन आप भी जानते हैं, बख्शी साहब आप भी जानते हैं कि ये किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, किस तरह सबलीज दी जाती है। सर आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं, देखिए सर आवाम अब आपके साथ है, अब आपकी सारी पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है, सर कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें आपके मेंबर्स के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में चेक एंड बैलेंस रखा जा सके कि जितना सरिया डलना चाहिए वो सरिया डाला जा रहा है, वो लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है या नहीं इस्तेमाल की जा रही, सीमेंट और बाकी जो रेशूज़ हैं वो सही रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे। सर अगर क्वालिटी इंश्योर हो जाए तो हर शख्स एतमाद के साथ भरोसा करके कि हाँ ये एक आबाद का मेंबर है, ये बिल्डर, इसके प्रोजेक्ट में आंख बंद करके आप बुकिंग करा सकते हैं। सर ये ट्रस्ट लोगों में कब आएगा? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि 80 से 85% अब जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की बन रहे हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद दुबई से बेहतर बन रहे हैं क्वालिटी वाइज। शायद हमारा एलिवेशन और लॉबी इतनी नहीं होगी जितनी लग्जरियस वो है, बट हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है। यकीनन जो 10 साल पहले काम हुआ तो उसमें काम में बुराइयां, कमज़ोरियां थी जो आज नज़र आ रही हैं, पर इसमें साथ साथ बिल्डर के साथ देखिए एक मजबूरी समझे, पाकिस्तान में वर्कमैनशिप नहीं है। बिल्डर अगर मुझे पेट भर के पैसा मिलता है, मैं क्यों अच्छा सीमेंट, अच्छा पाइप, अच्छा टाइल, अच्छा सरिया नहीं लगाऊंगा? और अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं बिल्डर नहीं, बेईमान हूँ, मैं इसको क्लियर बताऊं। पर लगाने वाला बिल्डर नहीं है, वो वर्कमैनशिप है। कोई इंस्टीट्यूट है जो यहाँ कारपेंटर बनाता हो, प्लम्बर बनाता हो, स्टील कटर बनाता हो, शटरिंग वाला बनाता हो, तो देखिए ये इवॉल्व हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते हम अपने आप को बेहतर करेंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए जहाँ पर ये क्वालिफाइड लोग बाहरी तादाद में मिलें। 1-2 इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन सर एक इंटरनल, देखिए सर हर शख्स पे एक अपनी भी जिम्मेदारी आती है ना, वो अपनी जगह है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई मेंबर जिसकी निशानदेही की जाती है या आपको लगता है कि वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो सर फिर उसके खिलाफ थोड़ी सी कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए ना, उसको समझाना भी चाहिए कि देखो ये, क्योंकि सर बात ये होती है कि आपके मेंबर की तरफ से अगर कोई अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती तो बात तो याद है ना कि आबाद का मेंबर होने के बावजूद लोग ट्रस्ट ये करते हैं, लेकिन सर नॉन आबाद बिल्डर्स पे तो किसी का ट्रस्ट होता ही नहीं, वो तो लोग बुकिंग नहीं कराते। इसकी वजह ये होती है कि उनको ये पता होता है कि हो सकता है शायद ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही ना हो, या एक जो प्रोजेक्ट है उसमें एक अपार्टमेंट कई लोगों के नाम अलॉट करके
एडवांस ले लिया जाता है और उसके बाद फिर उसका ना कंप्लीशन पता होती है, वो फटे होते रहते हैं और फिर मामला इसी तरह पड़ा रहता है। सर आबाद के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो बड़े फ़ख्र से उसमें लिखता है कि मेंबर ऑफ आबाद, ताकि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो सके। सर उस ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। अगर हम में से ये कोई गलती कर रहा है, हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आपकी भी जिम्मेदारी लगाता हूँ। देखें, हम एक गाड़ी के दो व्हील हैं, एक आप भी हैं। आप बरमला नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे लोगों का नाम लीजिए, मैं उनको भी बुलाऊंगा, मैं खुद भी बैठूंगा। अगर उसकी गलती होगी इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट करेगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। देखिए, टुगेदर वी कैन ग्रो। बिल्कुल सर, इन आइसोलेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन सर मीडिया का तो काम ही यही है कि जहाँ कोई गलती होती है, जहाँ कोई कोताही हो रही होती है, उसको हम हाईलाइट करते हैं। सर मीडिया का तो अपना फ़र्ज़ तो हम पूरा करते हैं ना सर, कि कम से कम आवाम को ये पता चल सके या नाजरीन को ये पता चल सके कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। ये तो कहीं भी होता हुआ देखते हैं, हम उसको रोकते हैं। सर आगे के क्या प्लान्स हैं? आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल इमीडिएटली जब ये कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स दोबारा से लॉन्च होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट और इन तमाम चीज़ों की पोजीशन बेहतर होगी? देखिए, मैं और ख़ासतौर पर सर इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डॉलर्स के ऊपर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी एक प्रोजेक्ट आपका जो कि 1 अरब रुपए में कंप्लीट होना था, अब शायद 1 अरब 40 करोड़ रुपए में कंप्लीट हो, इसलिए कि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई और ये बहुत शॉर्ट टाइम में कॉस्ट बढ़ गई। इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये समझते हैं कि ये जो कराची में प्राइजेज़ हैं आज फ्लैट के, मैं कराची की इसलिए बात करता हूँ, कराची इज़ हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आज अफोर्डेबल नहीं रहे हैं। आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इज्जत से कर रहे हैं, उनको भी लेने के लिए 5 बार सोचना पड़ता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार सोचना पड़ता है। ये क्यों है? सबसे मुश्किल में जो है ना, वो तो हमारे मुल्क का वाइट कॉलर तबका जो है ना, वही सबसे मुश्किल में है। जी, आपकी बात सही है। ये क्यों प्राइस बढ़ गए? 2 वजह है। देखिए, जब अप्रूवल में 2 साल लगेंगे तो उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट उसी फ्लैट पे डाल दी जाएगी। जब सप्लाई स्लो होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं और जिसमें हम रीजनरेशन ऑफ द एरियाज़ कर रहे हैं, या कच्ची आबादी समझे, रीसेटलमेंट कर रहे हैं कि उन कच्ची आबादियों को हम बिल्ड करेंगे, उनमें वहाँ के मकीनों को भी जगह देंगे। वहीं पर कोई, हम कहते नहीं कि दूसरे इलाके में ले जाएंगे, उनको कहीं एकोमोडेट करेंगे, वहाँ पर बिल्डिंगें बनाएंगे। और जब सप्लाई बढ़ेगी ना फ्लैट्स की, तो यकीनन प्राइस ऑटोमेटिक डाउन आएंगे। जब अप्रूवल प्रोसेस फास्ट होगा, आप कोई भी चीज़ समझ लें कि जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड और सप्लाई का गैप है। सर कोई यानी आम लोगों के लिए कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स अलग से लाने का कोई आपका प्लान है कि जिसमें एटलीस्ट वो लोग जो कि थोड़ी बहुत सेविंग्स कर सकते हैं, वो अपनी छत हासिल कर सकें और उन्हें ये भी एक एतमाद हो कि हाँ, ये आबाद की जानिब से इसमें सपोर्ट हासिल है? क्योंकि सर देखें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना सर। जब आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं तो इस मुल्क के अवाम को कुछ लौटाना, मतलब भी उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ लौटाया जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग इनिशिएटिव में जहाँ 5 मिलियन मकान का विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसमें आबाद उसको एक्नॉलेज भी करती है और भरपूर सपोर्ट करती है, भरपूर। हमने वहाँ पर अपनी मार्जिन्स मिनिमल रख के काम करने का सोचा है। हमने उन पाकिस्तानियों को मकान देने की भरपूर सोच रखी है जो आज तक 71 ईयर्स में अपना मकान नहीं ले सके। ये किसी को फेवर नहीं है, ये उनका ड्यू राइट है, ये उनका ड्यू राइट है। प्राइम मिनिस्टर के साथ हम मिल के चलेंगे, वो 1 कदम उठाएंगे तो हम 3 कदम उठाएंगे। और इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला उनके विजन को, और ये विजन उनका भी था, ये विजन आपका भी है, ये विजन मेरा भी है, ये विजन तमाम पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी था कि रोटी कपड़ा मकान, हम ये करके दिखाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता कि बहरिया टाउन में चूँकि कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और एक प्रेशर डेवलप हो रहा था, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर्स, एक ही बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एक तरफ वहाँ जो काम चल रहा था वो भी रोक दिया गया, दूसरी जानिब कराची में कसीरुल मंजिला इमारत मीरात हैं, उस पर भी पाबंदी आयद हो गई। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि एक तरफ पाबंदी लगी हुई है तो यहाँ से जो है ना उसको रिलीफ दिया गया है कि कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स खोल दी गई हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहरिया का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका लैंड टाइटल का झगड़ा चल रहा है, उनका अप्रूवल की प्रोसेस का झगड़ा चल रहा है। देखिए, हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारा लैंड टाइटल का। इंडस्ट्री तो आपकी ही है ना, और जो आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, मजदूरों की बात करें, मतलब सर
एक ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि एक वो शहर से थोड़ा दूर प्रोजेक्ट हो रहा था और अब कराची में हर जगह इस तरीके के हाई राइज प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। मैं ये समझता हूँ स्टेट ने इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझा और उसको रिकग्नाइज करते हुए ये फैसला किया जुडिशरी ने। मैं इस पर क्लियर हूँ कि ये बहुत लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये चलेगी तो पाकिस्तान की मईशत चलेगी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अभी भी आपसे बहुत सारी बातें करनी, हम फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, हम मज़ीद प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज सिंध हुकूमत की नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा था उसे कम अज़ कम घरों की हद तक और जो कारोबारी जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको हटाने से रोक दिया गया है। अब इसमें कल सुबह रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब की गई है। प्लान तलब किया गया है कि दरअसल ये जो तजावुज़ात हटाई जा रही हैं इनके मुतबादिल लोगों को किस तरह जगहें दी जाएंगी, किस तरह आबाद किया जाएगा, किस तरह उनके कारोबार को दोबारा से शुरू कराया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे GM गोपांग, जो कि कोर्ट में मौजूद होते हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोर्ट में क्या हुआ जिस वक्त ये नज़रसानी की अपील मुस्तरद की गई और किस तरह फिर इस ऑपरेशन को एक तरीके से मुअत्तल भी कर दिया गया, पार्टली मुअत्तल किया गया, यानी वो तमाम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो घरों के ख़िलाफ़ किया जा रहा था या कारोबारी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ किया जा रहा था उसे रोका गया। जी GM गोपांग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ में सुन सकता हूं। गोपांग, ये बताइएगा, आज जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये नज़रसानी की अपील पेश की गई और फिर इसको मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन को फिलहाल मुअत्तल भी कर दिया है कि घरों के खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए, जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आज जो लार्जर बेंच ने आज जी गोपांग बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। वजाहत पेश की है और साथ में सिंध हुकूमत की जो दरखास्त थी नजरसानी की उसको जो है मुलतवी मुस्तरद करते हुए उन्होंने अपने जो गुज़िश्ता अहकाम थी उनकी वजाहत दी है कि जो हमने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत दे रखी थी या जो ऑपरेशन के अहकाम जारी किए थे उसके बरक्स कुछ काम किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं या जो मकानात जो कंपनीज की सूरत में बन चुके हैं या जो आबाद हैं लोग, उनको बिल्कुल तंग ना किया जाए। सबसे पहले मरहले में रोड, रस्तों पर, नालों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो चीजें सबसे पहले हुक्म जारी कर चुके हैं हम लोग, उनको खाली करवाया जाए। अच्छा, वैसे गोपांग एक बात मैं समझने से कासिर हूँ कि ये जो तजावुज़ात हैं ये ज्यादातर या तो घर हैं या फिर ये छोटे पथारे हैं या दुकानें हैं, और ये भी तो कारोबार के जुमरे में आते हैं। तो अगर आप घरों के खिलाफ और कारोबार जो मराकज़ हैं या जो कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ अगर ऑपरेशन रोक देते हैं तो फिर बचता क्या है तजावुज़ात में? किसी ने अपना सामान तो नहीं रखा हुआ ना। ये तो यही पथारे और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इंक्रोचमेंट के तौर पर लगाई जाती हैं, टेम्परेरी लगाई जाती हैं और फिर उसको परमानेंट कर लिया जाता है। जी, ये जो तजावुज़ात खासतौर पे रोड, नालों पर, रास्तों में और ऐसी जगहों पर जहां से गुजर गए लोगों की हैं या गाड़ियों की हैं, उनके लिए ये अहकाम तो वाज़े तौर पर बिल्कुल क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म किया जाए। इसके अलावा जो तजावुज़ात उस ज़िम्मे में आती हैं जिसमें खासतौर पर रिहायशी इलाके हैं या जो लोग जो है मकानात पक्के बना चुके हैं या फ्लैट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए मुतबादिल जगह फराम करने के लिए उसके बाद फिर कह दिया है। और उन्होंने अपनी वसात भी ये पेश कर दी है कि हमने कभी नहीं कहा कि सिंध हुकूमत इनको कोई मुतबादिल जगह फराम ना करे, बल्कि अगर सिंध हुकूमत कोई मुतबादिल जगह फराम कर दी तो ये इसका अच्छा इक़दाम है जिसको हम सराहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कराची में सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जा रहा है और इस हवाले से लियाकताबाद में और गरीबाबाद के अतराफ ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 7 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसे वागुजार कराया जाएगा और अभी इनिशियली 4 रोज़ तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसमें गरीबाबाद की जो फर्नीचर मार्केट थी उसे मिसमार कर दिया गया है।
अब वहाँ पे मलबा उठाने का भी काम जारी है। इसके अलावा मज़ीद इस ट्रैक को फॉलो करते हुए अब अगर हम लियाकताबाद से आगे बढ़ते हैं तो फिर 13D का इलाका आएगा और मज़ीद इलाके आएंगे। जहाँ जहाँ से ये ट्रैक गुजरता है वो इलाके जो हैं वो वागुजार कराए जाएंगे। हसन बख्शी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे पे इन तमाम बायलॉज को बाईपास करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक से जो रेलवे की ज़मीन थी वो कभी किसी को अलॉट नहीं की गई। ये और बात है कि उस पर कुछ बिल्डर्स ने कुछ चाइना कटिंग करवा के मास्टर प्लान के लोगों के साथ मिलके या मुख्तलिफ दूसरे इदारों के साथ मिलके कोई अलॉटमेंट करा ली और उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी। सर, सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जिसने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लगा के एक घर अपने लिए बनाया, पैसे दिए, उसका कोई कसूर नहीं है। ना वो बिल्डर्स में से है, ना वो डेवलपर में से है, ना वो चाइना कटिंग करने वाले में से है। अब कल को जब ये रेलवे ट्रैक वागुजार कराया जाता है, इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स टूटते हैं जिनमें अपार्टमेंट्स की वैल्यू जो है ना वो 1-1 करोड़ रुपए तक छूती है, तो सर उनके लिए क्या किया जाएगा? उस बेचारे का क्या कसूर जिसने पैसे जोड़ के अपना घर बनाया था? जो आपने जैसे कहा कि जो बायर है वो बोनाफाइड बायर है, ऐसे ही आपने कहा, और उनका जो नुकसान है उसका अजाला होना चाहिए। इसी तरह हमें पीछे हट के देखना पड़ेगा कि जो बिल्डर ने ज़मीन ली वो बोनाफाइड परचेजर था या उसका मैलिफाइड इंटेंशन था। अगरचे वो भी बोनाफाइड बायर है तो जैसे आपने कहा तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और अगर वो मैलिफाइड इंटेंशन से उसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पे दो राय नहीं है। आपके लोगों के अगर कोई प्रोजेक्ट इस बीच में आएंगे तो उसमें क्या किया जाएगा? सर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कसीरुल मंजिला प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। चाहे आप नाज़माबाद की बात करें, आप गुलशन इकबाल की बात करें, लियाकताबाद की बात करें। मैंने ये कहा कि तराजू का पलड़ा एक ही तरफ रहता है, एक ही तरह रहता है। मैंने कहा वो बोनाफाइड है, हमें ही चेक करना होगा, मीडिया चेक करे, कोर्ट चेक करे, ये लोग बोनाफाइड है या मैलिफाइड है। जो बोनाफाइड है हमको उसको उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, और जिसने जानबूझ के मिलके कनाइमन से किया उसको इबरतनाक सजा भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम बात करना चाहेंगे कराची के इलाके एहसानाबाद सेक्टर 1 और उसके अतराफ के इलाके की, जहाँ सीवरेज का गंदा पानी इस कदर मौजूद है कि इसमें चाहे मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, दूसरे इलाके हों, लोगों के घर हों, इसमें मौजूद है। कोई अरबाब इख्तियार या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, और खाबे खरगोश के मज़े उड़ाए जा रहे हैं। इसी हवाले से ये चूँकि इलाका PS 99 बनता है और ये इलाका है हलीमा दिल शेख साहब का, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत वोकल पर्सन, उन्होंने इलाके का दौरा भी किया और सईद गनी साहब के हवाले से ये कहा, जो कि वज़ीर बल्दियात हैं, कि वो बजाय इसके कि हाज़िरी रजिस्टर चेक करें, उन्हें लोगों की तकलीफ़ों को देखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है हलीमा दिल शेख, रहनुमा तहरीक इंसाफ। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हलीमा दिल शेख साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हलीम साहब, ये बताइएगा कि ये आपका इलाका है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कराची का इलाका है एहसानाबाद, यहाँ पे लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, तो क्या ये कितने अरसे से ये गटर का गंदा पानी या सीवरेज की लाइन खराब है और ये पानी इस इलाके में मौजूद है? देखिए जी, अलमिया ये है कि गुज़िश्ता कई साल से ये होता था कि जब भी गटर में कोई प्रॉब्लम आता था, ब्लॉकेज होती थी, तो महीनों इस तरीके के हालात रहते थे। अब भी तकरीबन 3 महीने पहले हमने वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड किया, वाटर बोर्ड की पूरी टीमें आई, हर इदारा यहाँ पहुंचा, लेकिन आप देखिए कि गलियों में 2-2 फुट पानी खड़ा है। इमाम बारगाह में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। बच्चे जो है स्कूल जाते हुए सुबह भिजवाइए, 7:30 बजे वहाँ बच्चे हाथों में जूतियाँ उठाए हुए, हाथों में बस्ते उठाए हुए गंदे पानी से घूमते जाते हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जी हलीमा दिल शेख साहब, ये बताइएगा कि इस हवाले से कोई बाकायदा रस्मी कंप्लेन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में या मुताल्लिका इदारों में जमा कराई गई है? हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं है। वाटर बोर्ड ने तो पूरी टीम भिजवाई थी वहाँ। मैं कहता हूँ सईद गनी साहब हजूर 10 दफातर में पहुंच जाते हैं, इसका रजिस्टर चेक करो, इसकी हाजिरी चेक करो, जरा जाए लोगों की घरों में जाके देखें, लोगों के घरों में गटर का पानी दाखिल हो रहा है। फिर हुकूमत वज़ीर आला साहब जाए, लोगों की तकालीफ देखें। ऐसे अरबों रुपए के बजट अनाउंस कर देते हैं, लोकल गवर्नमेंट ने ये कर दिया, लेकिन यानी बहुत बड़ा एरिया, खौफनाक सूरत हाल है। आप जरा फुटेज पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, लोग घरों से निकल नहीं सकते हैं, फ्लैट के नीचे गंदा जमा, बंगलों के आगे गंदा पानी जमा, मस्जिद के आगे गंदा पानी, और उसके आगे
बारगाह स्कूल, हम तो डीएमसी ईस्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 4 रोज पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहा, हमारी चेयरमैन से बात हुई, हमारी तमाम उनके आगे बात की, डीएमसी ने जो उनका काम ना हो तो उन्होंने हमारी मदद की है कि वो एक्स्ट्रा लाइन दिखा के दे रहे हैं। अल्लाह करे कि 2-3 दिन में वो लाइन दिख जाए, 600 फुट की एक लाइन है जिसकी वजह से अब इनको तौफीक नहीं है वाटर बोर्ड को। हमारे यहाँ गरीबाबाद में बुरा हाल चल रहा है, जो कॉलोनी के गलियों में पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मतलब हलीम आदिल शेख साहब, काफी जगहों पे कोताही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नजर आती है और इस हवाले से मजीद इस पे फॉलो अप भी करेंगे और डीएमडी या एमडी वाटर बोर्ड से इस पे बात भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। तो अभी हसन बख्शी साहब देखिए ना, मतलब जिस जगह बात करते हैं कहीं ना कहीं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कोताहियाँ हमें नज़र आती हैं। अब ये कराची का इलाका है हसनाबाद, जहाँ गंदा पानी जा बजा खड़ा हुआ है, लोग जा नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें हम दिखाते भी हैं, इसको हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम दाद दरसी होती है। तो बहरहाल हम अब बात करना चाहेंगे कराची में कस्टम्स के हवाले से। जो अफसरान मौजूद हैं और कुछ इसमें रिटायर्ड अफसरान भी मुलव्वस हैं, जो कि बाकायदा इसमें भत्ता लिया जाता है और इसमें ये किया जाता है कि ये एक पूरा सिस्टम चलाया जाता है। यानी ये एक वो तरीक़ा है जब रिश्वत का एक प्रॉपर नेटवर्क है और ये वो लोग हैं जो कि जाहिर सी बात है कस्टम में रहकर निकले हैं। आप ये भी बताते चलें कि नैब में इस हवाले से इंक्वायरी जारी है और बहुत जल्द रेफरेंस भी फाइल किया जाएगा। इसी डर से ये जो रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं या ऐसे लोग हैं, ये यहाँ से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राह फरार इख्तियार करके नैब की तफ्तीश से बच सकें। बहरहाल नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से आज हम इस स्टोरी को डिस्कस नहीं कर पाए, कल हम तफसील से इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हसन बख्शी साहब, अब जाते जाते लास्ट नोट मुझे बताइएगा कि ये जो तमाम मसाइल हैं जो आपकी इंडस्ट्री को भी दरपेश हैं और कराची में वैसे इन जनरल भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सर आगे का जो प्लान है वो क्या है, या क्या मैसेज जो आप नाज़रीन को देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से? प्लान पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से चेयरमैन नैब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ जंग करने जा रहे हैं। आए हमारा साथ दें, आए हमें मजबूत करें। हम वो बातें करेंगे, वो चीज़ें बताएंगे जो शायद किसी को पता नहीं हो, पर हम इन इदारों से सपोर्ट चाहते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहते हैं। हम सच बोलना चाहते हैं, सच बोलेंगे, हमारी मदद करें, हमारे साथ खड़े रहें। अफवाज पाकिस्तान भी खड़े रहें। ये पाकिस्तान में एक आप समझे सुनामी आ रहा है चेंज का। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आज हमारे एक डेवलपर ने JIT में जाके वो कहा कि जिस शख्स को पैसे दिए, क्यों दिए, किस लिए दिए, वो एक चेंज है। इस चेंज को सपोर्ट करें, साथ खड़े रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल शब 11 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।